Hello students, I welcome all of you again on my YouTube channel Ubaid Zargar. Here today we are going to start the fourth lecture of our Indian economy जो कि होने वाली है डिफरेंट कंसेंससेस। हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट रिफॉर्म्स, ठीक है, अलग अलग रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए, ठीक है, अलग अलग टाइम्स में अलग अलग रिफॉर्म्स को सजेस्ट किया गया कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को कौन कौन से रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करना चाहिए। असल में डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को ये रिफॉर्म्स इसलिए बताए गए थे क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को क्या कर रही थी, फेस कर रही थी, और डिफरेंट लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो 1980s में थी वो भी डिफरेंट इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या कर रही थी, जूझ रही थी। तो जिसकी वजह से डिफरेंट कंसेंसस हम कह सकते हैं या डिफरेंट रिफॉर्म्स को सजेस्ट किया गया। तो उनमें सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो था वॉशिंगटन कंसेंसस, ठीक है, वॉशिंगटन कंसेंसस, ठीक है। तो वॉशिंगटन कंसेंसस बेटा जो है, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय the US economist namely जॉन विलियमसन। याद रखिएगा बेटा कि इस टर्म को कॉइन किया था एक यूएस इकोनॉमिस्ट ने जिसका नाम था जॉन विलियमसन। कब किया था? इन 1989। तो याद रखिएगा बेटा कि वॉशिंगटन कंसेंसस जो टर्म है उसको कॉइन किया था हम यूएस इकोनॉमिस्ट ने जिसका नाम था जॉन विलियमसन। कब किया था? 1989 में, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं यहां बोलूं तो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस है इट वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय, या हम कह सकते हैं कि इस दीज reforms were suggested by IMF, World Bank and US Treasury। तो इन सारे रिफॉर्म्स को, यानी जो वॉशिंगटन कंसेंसस में जो भी रिफॉर्म्स आए थे या बोले गए थे उन्हें किसने सजेस्ट किया था? वो आईएमएफ की सजेशंस थी, वर्ल्ड बैंक की सजेशंस थी और यूएस ट्रेजरी की सजेशंस थी बेटा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट याद रखिएगा यहां पे कि इट वाज ओरिजिनली मेड फॉर या प्रेस्क्राइब्ड फॉर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए असल में क्या किया गया था, बनाया गया था। इसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है वो 1980s में क्या कर रही थी, वो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रही थी। तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए बेटा उन्हें क्या किया गया, उन्हें सजेस्ट किया गया डिफरेंट रिफॉर्म्स, ठीक है। उन्हीं रिफॉर्म्स का नाम रखा गया वॉशिंगटन कंसेंसस, याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं तो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस है बेटा, इसको बहुत सारे लोगों ने बोला इट इज नथिंग बट नियोलिबरलिज्म। ये कुछ नहीं है, ये क्या है? ये नियोलिबरलिज्म है। नियोलिबरलिज्म का मतलब सर कि ये एक फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म ही है, फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये इसका इंट्रो है, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहां पे दिया कि वॉशिंगटन कंसेंसस थी क्या। तो फिर से एक बार देखते हैं, इस टर्म को कॉइन किया था यूएस इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था जॉन विलियमसन। कब की थी? 1989 में। ये जो रिफॉर्म्स दिए गए थे ये किसने दिए थे? ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस ट्रेजरी ने दिए थे, ठीक है। ओरिजिनली असल में किन के लिए बनाई गई थी? ये वॉशिंगटन कंसेंसस लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए बनाई गई थी, क्योंकि वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस को क्या कर रही थी, फेस कर रही थी। या सिंपली हम कह सकते हैं कि उसके बाद डेवलपिंग इकोनॉमीज ने भी इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया। ये डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए भी एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन जो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस ट्रेजरी के हिसाब से बनाया गया था, ठीक है। इसमें डिफरेंट रिफॉर्म्स को सजेस्ट किया गया। उन रिफॉर्म्स को हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें जो रिफॉर्म्स को क्या किया गया, सजेस्ट किया गया, वो बोला गया कि ये रिफॉर्म्स जो है ये डेवलपिंग इकोनॉमीज को अडॉप्ट करनी चाहिए अगर वो क्या करना चाहती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव करना चाहती है। तो कौन कौन सा रिफॉर्म था? तो पहला रिफॉर्म जो बेटा था, इसमें रिफॉर्म्स जो इसके थे, पहला था लो गवर्नमेंट बोरोइंग्स, ठीक है। तो बोला गया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लो गवर्नमेंट बोरोइंग्स करनी चाहिए। गवर्नमेंट को फिस्कल डिफिसिट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट को जो है बोरोइंग्स को कम करना होगा, तब जाके आप
आपके पास इनकम जो है इनकम बरकरार रहेगी और आप फिस्कल डेफिसिट या डिफरेंट इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या नहीं करोगे, फेस नहीं करोगे उनको। ठीक है, दूसरा जो था इसमें बेटा वो बोला गया कर्टेलिंग सब्सिडीज। ठीक है, तो आपको बोला गया कि आप जो सब्सिडीज प्रोवाइड करते हो, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड करता है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें गवर्नमेंट को कम कर देना चाहिए, क्योंकि आप सब्सिडीज जो है आप सब्सिडीज पे क्या कर रहे हो, आप कम पैसों में चीजों को प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना चाहिए, आप सब्सिडीज को क्या कीजिए, कर्टेल कीजिए, कम कीजिए सब्सिडीज को, ताकि आपका इनकम जो है वो आपके पास ही रहे। तीसरा जो इसमें सजेशन दिया गया था बेटा, ठीक है, तो तीसरा सजेशन ये था कि आपको क्या करना चाहिए, आपको टैक्स रिफॉर्म्स लाने होंगे। ठीक है, आपको टैक्स रिफॉर्म्स जो है हमारे पास, वो टैक्स रिफॉर्म्स यानी टैक्सेस को जो है वो आपको रिफॉर्म करना चाहिए। टैक्स रिफॉर्म मतलब आपको, यहां पे मैं आपको बोलूं तो आपको टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। असल में टैक्स बेस यानी बहुत सारे लोगों से टैक्स लीजिए, कम कम लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोगों से क्या कीजिए, टैक्स बहुत सारे लोगों से लीजिए, ताकि आपके पास इनकम बरकरार रहे, इनकम आपके पास बनती रहे। ठीक है, आपका इनकम जनरेट होता रहे हर किसी एरिया में। उसके बाद क्या बोला गया कि एनकरेजमेंट एक्सचेंज जो आपके पास है, कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज जो है उसका एनकरेजमेंट आप कीजिए। ठीक है, एनकरेजमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज, आप क्या कीजिए, आप कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज को क्या कीजिए, एनकरेज कीजिए। कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज को एनकरेज कैसे किया जा सकता है, आपको बोला गया कि आप फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज को क्या कीजिए, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज को क्या कीजिए, यूज कीजिए, या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को आप क्या कीजिए, यूज कीजिए, ताकि क्या हो कि आप कभी भी मार्केट डिटरमाइंड यानी आपका जो एक्सचेंज रेट है वो किस हिसाब से रहे, वो मार्केट डिटरमाइंड रहे। ठीक है, आपकी करेंसी का वैल्यू और आपकी करेंसी का कम वैल्यू, वो सब वैल्यू जो है वो डिपेंड रहेगा किस पे, मार्केट पे रहेगा। ठीक है, वो चीज आप कीजिए। इसमें जो फोर्थ हमें बोला गया, वो फोर्थ हमारे पास जो है वो फोर्थ वाला ये था कि एनकरेजमेंट क्या कीजिए, आप अपने कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज को एनकरेज कीजिए। उसके साथ साथ हमें बोला गया कि आपको क्या करना होगा, एडॉप्शन ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसीज। फ्री ट्रेड पॉलिसीज को आपको क्या करना होगा, एडॉप्ट करना होगा। तो हम कह सकते हैं एडॉप्शन ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसीज। तो हमें बताया गया कि आपको क्या करना होगा, एडॉप्शन करना होगा किनका, फ्री ट्रेड पॉलिसीज का आपको एडॉप्शन करना होगा। यानी आपको जो ट्रेड पॉलिसीज है उनको आप लिबरलाइज कर दीजिए। ठीक है, ट्रेड पॉलिसीज को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आप जो ट्रेड पॉलिसीज बना रहे हैं आप, वो अगर रिजिड हैं तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, या एडॉप्शन आप कर सकते हो फ्री ट्रेड पॉलिसीज का। यानी आप ट्रेड बढ़ाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप बढ़ाइए एक दूसरी कंट्रीज के साथ। ठीक है, उसके साथ हमें बोला गया कि आपको क्या करना होगा, रिलैक्स रूल्स ऑन एफडीआईज। ठीक है, जो आपके पास एफडीआईज आती है, रिलैक्सिंग रूल्स ऑन एफडीआईज। ठीक है, जो एफडीआईज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो आपके पास है, ठीक है, या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है उनके रूल्स जो आपने बनाए हैं उनको क्या कीजिए, उनको आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आप उन्हें रिलैक्स करेंगे तभी जाके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी आपकी कंट्री में, और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा आपकी कंट्री में। आपकी कंट्री में डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने की वजह से आपकी कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। उसके साथ साथ बोला गया आपको प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइज का मतलब क्या था कि आपको क्या करना होगा, आप जो स्टेट एंटरप्राइज को ओन करते हो, यानी स्टेट जो एंटरप्राइज को ओन करता है उन्हें आप क्या कर दीजिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस। स्टेट एंटरप्राइज को क्या कीजिए, स्टेट एंटरप्राइजेस को आप प्राइवेटाइज कर दीजिए। आप स्टेट एंटरप्राइजेस को प्राइवेट पर्संस के हाथ में रख दीजिए, ताकि वो प्राइवेट पर्संस उसको खुद क्या कर सकें, उसको खुद वो चला सकें। यानी स्टेट एंटरप्राइज पीएसयू जो आपके पास है या जो भी डिफरेंट आपके पास इंडस्ट्रीज हैं, तो उन्हें आप क्या कीजिए, उन्हें आप फ्री कर दीजिए। उसके साथ और एक चीज बोली गई कि डीरेगुलेटिंग द इंडस्ट्रीज, डीरेगुलेटिंग द इंडस्ट्रीज टू इंक्रीज कंपटीशन। आपको क्या करना होगा, आप इंडस्ट्रीज को डीरेगुलेट कीजिए, यानी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को नहीं चलाएगी बल्कि प्राइवेट पर्सन इंडस्ट्रीज को चलाएगा। उससे क्या होगा, उससे जो है कंपटीशन इंक्रीज होगा, उससे कंपटीशन मार्केट में इंक्रीज होगा, और कंपटीशन की वजह से क्या होगा, लोगों का फायदा होने वाला है आगे जाके। ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, इंपोर्ट एक्सचेंज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बढ़ जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है आपका बढ़ जाएगा, इंपोर्ट कम होने लगा, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रीज को प्राइवेट पर्सन के हाथ में दे दो के डीरेगुलेट करना स्टार्ट कर दो
करोगे तो हमेशा जो कैपिटलिज्म है या जो प्राइवेट पर्सन्स है वो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो गुड्स आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अवेलेबिलिटी भी आपके मार्केट में रहेगी, जिससे इन्फ्लेशन का खतरा नहीं रहेगा कभी भी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या बोला गया, उसके साथ साथ और भी सजेशन रिफॉर्म्स को सजेस्ट किया गया बेटा। उनमें से था एक जो 9 था आपका है वो था प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स को क्या कीजिए आप, प्रॉपर्टी राइट्स को आप रिफॉर्म कीजिए, रिफॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स या रिफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स को आपको क्या करना होगा, आपको रिफॉर्म करना होगा, आपको प्रॉपर्टी राइट्स लोगों को देने होंगे, तब जाके आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हो बेटा। उसके साथ साथ जो है लास्ट का जो पॉइंट है, तो ये सारे होपफुली आपको समझ में आए हों। ठीक है, तो लास्ट वाला जो पॉइंट है इसमें वो है क्या, आपको क्या करना होगा, आपको प्राइवेटाइज में आपको बोला था कि आपको टैक्स रिफॉर्म्स और साथ साथ उसमें इंटरेस्ट रेट जो आपको बोला गया था कि इंटरेस्ट रेट्स को क्या करना होगा, आपको इंटरेस्ट रेट को लिबरलाइज करना होगा। इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन जो है आपके पास, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, आपको इंटरेस्ट रेट को क्या करना होगा, लिबरलाइज करना होगा, तब जाके आपकी कंट्री को क्या कर सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकती है। तो ये वो 10 प्रिंसिपल्स हैं बेटा जो वॉशिंगटन कंसेंसस में हमें क्या किए गए थे, हमें बताए गए थे, या जो वॉशिंगटन कंसेंसस ने हमें क्या किया था, हमें अडॉप्ट करने के लिए बोला गया था। तो इसमें से एक बात एक बड़ा आप याद रखिएगा यहाँ पे कि जो वॉशिंगटन कंसेंसस है, दिस लेड टू एलपीजीज याद रखिए बेटा, सॉरी, एलपीजीज के लिए। ठीक है, एलपीजीज मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको याद हो इकोनॉमिक्स अगर किसी ने पढ़ी है तो इन्हें हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 भी कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो इसी हिसाब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसके हिसाब से आए थे, ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस थी उसी हिसाब से इंडिया ने एलपीजीज को क्या किया, एलपीजीज को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एलपीजीज जो इंडिया में है वो किसकी वजह से आई थी, वो वॉशिंगटन कंसेंसस की वजह से आई थी। क्यों, क्योंकि वॉशिंगटन कंसेंसस ने लिबरलाइजेशन का भी क्या दिया, एक नोशन दिया था। ठीक है, उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन का भी नोशन दिया था, और फ्री ट्रेड जब मैंने बोला आपको तो उसका मतलब ग्लोबलाइजेशन का भी एक नोशन दिया था। ठीक है, लेकिन इस वॉशिंगटन कंसेंसस को हर किसी ने वार्म वेलकम नहीं किया बेटा। क्यों नहीं किया, क्योंकि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स के अलग अलग व्यू थे इसके रिगार्डिंग। तो जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी उनका बोलना था कि वॉशिंगटन कंसेंसस जो है, ये वॉशिंगटन कंसेंसस मार्केट फंडामेंटलिज्म को क्या कर रही है, मार्केट फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दे रही है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो इसके क्रिटिक्स हैं या क्रिटिसिज्म जो है इसका, या हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड व्यूज जो थे किसके रिगार्डिंग, वर्ल्ड व्यूज जो थे हमारे वॉशिंगटन कंसेंसस के रिगार्डिंग, उनमें पहला क्या था, बहुत सारे लोगों का कहना था इट इज नथिंग बट नियो लिबरलिज्म, इट इज नथिंग बट नियो लिबरलिज्म। ये क्या है, ये नियो लिबरलिज्म है और कुछ नहीं है, न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इट एडवोकेट्स मार्केट फंडामेंटलिज्म, इट एडवोकेट्स मार्केट फंडामेंटलिज्म। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना था कि जो बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है, तो उनका कहना था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो कौन करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। क्यों, क्योंकि कैपिटलिस्ट कभी भी अपना पैसा बहुत टाइम तक क्या नहीं कर सकता, फंसा के नहीं रख सकता, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आता है, वो सोशल वेलफेयर नहीं करता। और एक सजेशन भी थी इनकी, या हम कह सकते हैं क्रिटिक्स में हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि जो भी सोशल वेलफेयर के काम है या सोशल वेलफेयर सेक्टर जो भी हो गया, जो भी हमारे सेक्टर्स होंगे जो सोशल वेलफेयर कर रहे होंगे, उन पे कभी भी ध्यान नहीं दिया जाएगा।
किसकी वजह से, हमारे वॉशिंगटन कंसेंसस की वजह से, कि जो कि हमारे पुअर फैमिलीज या जो हमारा पुअर स्ट्राटा है हमारा, ठीक है, उनके लिए वो क्या हो सकता है, उनके लिए वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया कि ये नियो लिबरलिज्म है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने इसको क्या किया, रिजेक्ट किया, ठीक है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने अलग अलग सजेशंस दिए कि हमें क्या क्या अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कि आपके पास जो है वेलफेयरिज्म का नोशन उस टाइम आया, ठीक है। वेलफेयरिज्म का नोशन, आधे इकोनॉमिस्ट ने वेलफेयरिज्म का नोशन दिया। आधे इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि हमें कौन सी स्टेट चाहिए, इंटरवेंशनिस्ट स्टेट। याद रखिएगा बेटा, इंटरवेंशनिस्ट स्टेट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने वॉशिंगटन कंसेंसस को क्या किया था, सपोर्ट भी किया था। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा कि हमें कौन सी चीजों को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, हमें वेलफेयरिज्म की तरफ देखना चाहिए, हमें वेलफेयर स्टेट की तरफ देखना चाहिए, हमें इंटरवेंशन स्टेट देखनी चाहिए, जहां पे स्टेट हर कोई चीज करे, ठीक है, जहां पे इंटरवेंशन हो स्टेट का, इंटरवीन करना चाहिए हमारी स्टेट, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनसे सोशल वेलफेयर कर सकता है हमारा इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये सारा जो था वो वॉशिंगटन कंसेंसस के रिगार्डिंग था कि वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था, वॉशिंगटन कंसेंसस में कौन कौन से रिफॉर्म्स बोले गए थे, वॉशिंगटन कंसेंसस का क्रिटिसिज्म क्या था, ठीक है। इसके बाद जो हमारा बेटा दूसरा कंसेंसस है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेटा बीजिंग कंसेंसस, ठीक है। तो दूसरा आपका है बीजिंग कंसेंसस। ये बीजिंग कंसेंसस था क्या, तो हम कह सकते हैं कि बीजिंग कंसेंसस जो था सर, ये वो मॉडल था जो बेस था किस पर, जो बेस था डेन जियोपिंग। अगर आपको याद हो कि डेन जियोपिंग जो है, मैंने आपको बोला था डेन जियोपिंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे 1976 में, ठीक है। तो डेन जियोपिंग जो है, जो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसने लाए थे, डेन जियोपिंग ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, कब, 1976 में। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था, जिसमें मैंने आपको बोला था ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो अगर किसी को पता नहीं है तो वो पिछले लेक्चर जाके देख ले, ठीक है। तो हमने कहा था वहां पे डेन जियोपिंग जो है उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, कब लाए थे, 1976 में। तो कहा गया कि बीजिंग कंसेंसस जो है ये इसी पे बेस्ड है, ठीक है। ये जो बीजिंग कंसेंसस है ये असल में इसी पे बेस्ड है। इसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कहा कि ये क्या है, एंटी वॉशिंगटन कंसेंसस, ठीक है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये एंटी वॉशिंगटन कंसेंसस है, ठीक है बेटा। तो इंट्रोडक्शन याद रखिएगा, बीजिंग कंसेंसस जो है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जो है डेन जियोपिंग जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने दिए थे 1976 में, उस पे बेस्ड है, ठीक है। इसे हम एंटी वॉशिंगटन कंसेंसस भी कहते हैं। तो अब आइडिया किसने दिया था इसका, उसका नाम था जोशुआ कूपर रेमो, ठीक है। याद रखिएगा कि इसका आइडिया जो था, या जो ये टर्म जो है, इसका आइडिया जो है, या टर्म जो कॉइन की थी वो किया था जोशुआ कूपर रेमो, ठीक है, उसने इसका आइडिया दिया हुआ था, ठीक है। अब ये जो बीजिंग कंसेंसस है बेटा, ये असल में 3 पिलर्स पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें 3 रिफॉर्म्स हमें बोले गए। पहला क्या था, पहला था कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन, ठीक है, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली आप कंटिन्यूअसली क्या करिए, एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, और साथ में नई नई इनोवेशंस को क्या कीजिए, इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। तो रिफॉर्म्स को अगर हम देखें यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स बोले गए, या हम कह सकते हैं कि 3 मेन पिलर्स जो थे, इसके 3 पिलर्स जो थे जिन पे ये बेस्ड थी, उसमें पहला क्या था, मैंने आपको बोला कि उसमें पहला था हमारा कॉन्स्टेंटली या कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए, और साथ में इनोवेशंस भी करते रहने चाहिए। उसके साथ दूसरा जो पॉइंट था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ विद ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ विद ग्रेजुअल रिफॉर्म्स।
आपको क्या करना होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ मॉडल क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ग्रेजुअल रिफॉर्म्स भी लाने होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको रिफॉर्म्स भी लाने होंगे, ठीक है। उसके साथ जो तीसरा बोला गया, उसमें बोला गया आपको कि आप सिलेक्टिव फॉरेन जो पॉलिसीज है या फॉरेन आइडियाज जो है उन्हें आप अडॉप्ट कीजिए, बाकी आप सेल्फ डिटर्मिनेशन पे बने रहिए। तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सिलेक्टिव फॉरेन आइडियाज, ठीक है। तो क्या बोला गया कि आप सेल्फ डिटरमाइंड रहिए, ठीक है, आप अपनी कंट्री पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अपनी प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आप अपनी कंट्री को अपने हिसाब से चलाइए, और फॉरेन आइडियाज जहां पे आपको अडॉप्ट करने हो वहां पे आप सिलेक्टिव फॉरेन आइडियाज को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्टिव फॉरेन आइडियाज कभी कभी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था, कल हमने लेक्चर में पढ़ा था मार्केट सोशलिज्म, ठीक है बेटा। तो मार्केट सोशलिज्म में मैंने यही बात बोली थी कि कोर वैल्यू क्या रहेगा, कोर वैल्यू रहेगा सोशलिज्म, ठीक है। तो कोर वैल्यू रहेगा हमारा सोशलिज्म, लेकिन साथ में क्या होगा, साथ में जब भी एट द टाइम ऑफ नीड, ठीक है, एट नीड हम क्या कर सकते हैं, हम कभी कभी दरवाजे खोल सकते हैं, किसके लिए, कैपिटलिज्म के लिए या मार्केट के लिए। जब हमें लगेगा तब हम अपने दरवाजे खोलेंगे, ठीक है। इसको बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, कंसिडर्ड, ये जो बीजिंग कंसेंसस थी, ठीक है, इसे बहुत सारे लोगों ने कंसिडर किया अच्छा, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि चाइना इसकी वजह से डबल डिजिट्स ग्रो कर रहा था, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंसिडर्ड बेस्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि चाइना ग्रोन डबल डिजिट्स, चाइना ने इस मिक्स्ड मार्केट सोशलिज्म को क्या किया था, मार्केट सोशलिज्म को अडॉप्ट करके डबल डिजिट्स में अपनी क्या की थी, ग्रोथ की थी। इसीलिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना था या बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना था कि ये जो है बीजिंग कंसेंसस, ये एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि जब हम इवैल्यूएशन इसका करते हैं, मैंने आपको बोला था कि चाइना ने मार्केट सोशलिज्म को अडॉप्ट किया हुआ था। तो बहुत से लोगों का यह मानना था कि जो चाइना का राइज था, जब चाइना राइज हुआ, ठीक है, तो वो असल में थी डेथ ऑफ मार्केट। डेथ ऑफ मार्केट का मतलब मार्केट सिस्टम की डेथ, क्योंकि चाइना ने मार्केट सिस्टम को फुली अलाउ नहीं किया था अपनी क्या कंट्री में, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या कर पाए, वो फिर भी अपने आप को ग्रो कर पाए और डेवलपमेंट तक पहुंच पाए या डेवलप कर पाए अपने आप को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पे एवेल्युएशन, अगर मैं इसकी बोलूं आपको, तो एवेल्युएशन में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स का कहना था कि चाइनाज राइज, इवैल्यूएशन, चाइनाज राइज, जो चाइना राइज हुआ वॉज डेथ ऑफ मार्केट, ठीक है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि जो चाइना राइज हुआ, ठीक है, किसमें, मार्केट सोशलिज्म में, उसने ये अडॉप्ट नहीं किया था, कौन सा, वॉशिंगटन कंसेंसस, ठीक है, वॉशिंगटन कंसेंसस नहीं किया था उसने अडॉप्ट, या उसने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट नहीं किया था, उसने बाकी सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट नहीं किया था, वो सोशलिज्म कोर वैल्यू एज सोशलिज्म ही रखा हुआ था, और कभी कभी ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट की थी उन्होंने, या कोई और पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी, ठीक है। तो उन ओपन डोर पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ, उन ओपन डोर पॉलिसीज की वजह से चाइना बहुत अच्छी तरह राइज कर पाया, जिसकी वजह से डेथ ऑफ मार्केट इसे बोला गया कि मार्केट की ये डेथ थी असल में, ठीक है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना था कि ये क्या था, ये राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, असल में ये प्रोटेक्शनिज्म की तरफ हमें ध्यान देता है, ठीक है। यानी ये जो है बीजिंग कंसेंसस जो हमारी है, ठीक है, बीजिंग कंसेंसस क्या कहती है, प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। अब प्रोटेक्शनिज्म है क्या बेटा, प्रोटेक्शनिज्म किसे हम कहते हैं कि अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज को क्या करना, बचाना, किनसे, फॉरेन कंपटीशन से, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रैक्टिस क्या होती है, प्रैक्टिस ऑफ शील्डिंग हम कह सकते हैं, ठीक है, या प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं, यानी प्रोटेक्ट किन को करना, प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, किन से, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हम अपनी कंट्रीज को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, हमारे फॉरेन कंपटीशन से, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना था कि ये जो है बीजिंग कंसेंसस, इट वाज ऑल अगेंस्ट लिबरलाइजेशन, ठीक है। ये क्या थी, अगेंस्ट लिबरलाइजेशन, अगेंस्ट
लिबरलाइजेशन। ये अगेंस्ट थी किसकी? लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट थी, ठीक है। उसके साथ अगर हम कहें तो और एक चीज भी बोली जाती है किसमें? प्रोटेक्शनिज्म में। प्रोटेक्शनिज्म में क्या कहा जाता है? टू लेसर इंपोर्ट्स एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। हम क्या करेंगे? हम इंपोर्ट्स को कम करेंगे, यानी हम चीजें बाहर से कम मंगवाएंगे और यहां से चीजों को क्या करेंगे? बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट बीजिंग कंसेंसस। तो बीजिंग कंसेंसस में हमने देखा बीजिंग कंसेंसस जो थी, ठीक है, वो किसने दी थी, ठीक है, उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स बोले गए थे, उसका एवेल्युएशन हमने किया, उसके साथ साथ उसका हमने प्रोटेक्शनिज्म, उसके बाद हमने देखा कि असल में बीजिंग कंसेंसस क्या एडवोकेट करती है। तो आप सिंपली कह सकते हैं, अगर आपको वन वर्ड में कहना हो कि बीजिंग कंसेंसस क्या था, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इट एडवोकेट्स प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। तो इसके बाद जो तीसरी कंसेंसस आपकी आती है वो आती है बेटा आपकी सेंटियागो कंसेंसस, ठीक है। तो सेंटियागो कंसेंसस जो है उसे हम कह सकते हैं अल्टरनेट टू वॉशिंगटन कंसेंसस, ठीक है। तो यहां पे मैं अगर आपको बोलूं कि सेंटियागो कंसेंसस जो आई थी, सेंटियागो कंसेंसस को बेटा बोला गया कि ये क्या है? ऑल्टरनेट सेंटियागो कंसेंसस, ठीक है। इसे बोला गया अल्टरनेटिव ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस। वो हमने बोला था वहां पे बीजिंग कंसेंसस जब हमने बोली थी तो हमने आपको बोला था कि इट इज अपोजिट, ठीक है। ये किसके? बीजिंग कंसेंसस जो थी वो टोटली अपोजिट थी किसके? एंटी वॉशिंगटन कंसेंसस, मैंने आपको बोला था वहां पे। लेकिन इसको बोला गया सेंटियागो कंसेंसस जो है, इसको बोला गया कि ये क्या है? ये ऑल्टरनेटिव है किसका? ये ऑल्टरनेटिव है हमारे वॉशिंगटन कंसेंसस का, ठीक है। इसका आइडिया किसने दिया था? इसका आइडिया दिया था जेम्स, ठीक है, जेम्स, उसका नाम था जेम्स डी वॉकफिसन, वॉल्फिंसन, ठीक है, उसका नाम था जेम्स डी वॉल्फिंसन। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मार्केट जो है, उसने इसमें भी यही कहा गया कि मार्केट को क्या करना चाहिए? मार्केट को ही डिटरमाइन करना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटियागो कंसेंसस जो है ये भी हमें कहां लेके जा रही थी? ये भी हमें किसकी तरफ? कैपिटलिज्म की तरफ लेके जा रही थी। और आपको याद हो तो इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया था, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि सेंटियागो कंसेंसस और वॉशिंगटन कंसेंसस जो थी सेम प्रोविजंस थे ऑलमोस्ट, ठीक है, इनके। लेकिन एक चीज यहां पे एक्स्ट्रा ऐड करनी है आपको कि इंडिया ने इसको यूज किया था, इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया हुआ था। कब अडॉप्ट किया हुआ था? 2010 की अगर हम बात करें, 2002 की अगर हम बात करें, जब हमने 10th 5 ईयर प्लान को क्या किया था? अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो इंडिया अडॉप्टेड इट इन 2002, ठीक है। हम कह सकते हैं कहां पे? 10th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, 10th 5 ईयर प्लान में। तो हम कह सकते हैं कि इसमें और एक चीज एक्स्ट्रा बोली गई थी कि जो भी डेवलपमेंट होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा इसलिए बोला गया था क्योंकि उसमें हमने सिर्फ बात की थी किसकी? अगर हम वॉशिंगटन कंसेंसस की बात करें तो वहां पे हमने सिर्फ देखा था कि वहां पे कैपिटलिज्म, वहां पे सोशल वेलफेयर की बात नहीं की गई थी। लेकिन यहां पे दोनों चीजें की गई थी। यहां पे बोला गया कि डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव, यानी वो क्या होनी चाहिए? वो सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है, सोशल वेलफेयर भी उसमें होना चाहिए और उसमें ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये इसमें ऐड किया गया एक्स्ट्रा कि जो सेंटियागो कंसेंसस है इसमें एक्स्ट्रा ये किया गया कि जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, उसमें सोशल वेलफेयर भी होनी चाहिए और ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो होप आपको ये तीनों कंसेंसस जो है वो अच्छी तरह समझ में आई हो। इनको हमने अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप इनको फिर से एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, तब तक आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो जो चैनल पे नया हो वो क्या करें? वो पहले वो वाले वीडियोस देखें, क्योंकि हर कोई जो वीडियो होता है वो इंटरलिंक्ड होता है बेटा, ठीक है। तो इंटरलिंक्ड होने की वजह से हो सकता है आपको आगे के टॉपिक्स समझ में ना आए जो मैं आज अपलोड कर रहा हूं या कल अपलोड करने वाला हूं। तो आप बराबर हायरार्की से चलते आइए, ठीक है, पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, और उसी के हिसाब से आप फिर चलते जाइए, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।